हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के वोकैब सेक्शन में। तुम्हें पता है हम सीरीज कर रहे हैं वोकैब डोज, वोकैब सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वही सारी चीजें हम जान रहे हैं। देखिए, दिस वोकैबुलरी इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। जो भी इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और तुम्हें पता है हम इसी सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया ये सीरीज रूट वर्ड से। रूट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इससे हमारी एक वोकैबुलरी की बेस बनती है। बेसिक हमें समझ पाते हैं वर्ड्स बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है और हम किसी भी वर्ड की मीनिंग को कैसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, वही चीजें हमने जानी। इस पे हमने अपनी 5-6 क्लास रखी और बहुत सारे नए नए शब्दों को जाना, रूट वर्ड्स को जाना। अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियोस तो देख लेना, बहुत बेहतरीन है। अब तुम्हें रूट वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, तुम्हें एक आइडिया मिल चुका है कैसे अगर तुम एग्जाम में अगर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो और अगर कोई नए वर्ड्स आते हैं तो उनकी मीनिंग को तुम कैसे समझ सकते हो अच्छे तरीके से, वो सब हमने जान लिया है। तो रूट वर्ड्स का हमको आइडिया लग चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज फ्रेजल वर्ब्स पे। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? बहुत लोगों को इनमें प्रॉब्लम होती है और दिक्कत भी आती है इनको याद करने में। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं स्टूडेंट, वो फ्रेजल वर्ब में करते हैं। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमेशा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद करने का तरीका भी बहुत लोगों को नहीं मालूम, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं और इसी वोकैबुलरी के सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं वो सब हम कवर करेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछे गए हैं और इस बार मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं पूछे जाने के। वही सब हम कवर करेंगे ताकि तुम पे एक वोकैबुलरी का बेस हो जाए, भंडार हो जाए और इस बार तुम्हारा एग्जाम वोकैबुलरी के कारण ना छूटे। इसलिए सीरीज उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस है अपने एम को लेके। तो आज की क्लास बड़ी ही धमाकेदार है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, फुल डिटेल में एक्सपर्ट तुम्हें बनाऊंगा फ्रेजल वर्ब में। तो अब अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो अब जानते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, कैसे उन्हें याद रखा जाता है। सबसे पहले बेसिक जानते हैं फ्रेजल वर्ब की। अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब के बारे में तो फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। देखिए, स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है फ्रेजल वर्ब को हम जितना पढ़ें उतना ही हम और ज्यादा भूलते जाते हैं, और स्टूडेंट का नहीं, हम लोगों का भी ऐसा मानना है। इन्हें याद करने की कोई टेक्निक नहीं होती है और मुश्किल भी होते हैं, बिकॉज कंफ्यूजिंग होते हैं। लुक अप, लुक इनटू, लुक आफ्टर, ये सब। लेकिन उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं तुम्हें हर टेक्निक तुम्हें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मजा आएगा तुम्हें। जानते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब होते क्या है? तो देखो, बहुत इजी है। जब भी हम किसी भी वर्ब में प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। समझ पाया? किसी भी वर्ब में जब हम प्रेपोजिशन को ऐड करेंगे, प्रेपोजिशन की मीनिंग ऐड करते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। जब वर्ब और प्रेपोजिशन आपस में मिलते हैं तो इनकी कोई अपनी मीनिंग नहीं होती है, ये कोई अपनी लिटरल मीनिंग नहीं होती है, ये एक इडियोमैटिक मीनिंग तैयार करते हैं। ये एक इडियोमैटिक मीनिंग तैयार करते हैं, मतलब मुहावरेदार भाषा तैयार करते हैं। क्लियर है ना? फ्रेजल वर्ब की कभी भी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, याद रखना। फ्रेजल वर्ब की लिटरल मीनिंग हम नहीं लेते, ये एक मुहावरेदार भाषा तैयार करते हैं। अगर हम इडियम की बात करें, इडियोमैटिक मीनिंग, इडियम के बारे में बात करें तो इससे हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो पार्ट, एक तो हो गई लिटरल मीनिंग किसी भी चीज की और एक हो गई इंप्लाइड मीनिंग। इंप्लाइड बोलो, फिगरेटिव बोलो या मेटाफोरिकल बोलो। अगर हम बात करें लिटरल की तो लिटरल मतलब होता है शाब्दिक, ये मैंने तुम्हें पहले बताया है। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक। और इंप्लाइड, फिगरेटिव या मेटाफोरिकल, इसका मतलब होता है भावार्थ या आलंकारिक।
तो मैंने बोला फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, जब वर्ब और प्रेपोजिशन आपस में मिलते हैं, प्रेपोजिशन की मीनिंग वर्ब में ऐड होती है, तो हम फ्रेजल वर्ब उनको बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब कभी भी इनकी लिटरल मीनिंग में नहीं जाते, इनकी मीनिंग नहीं होती है, ये एक इडियमेटिक मीनिंग तैयार करते हैं, मुहावरेदार भाषा को तैयार करते हैं। अगर हम इडियम की बात करें तो ये दो पार्ट पे डिवाइडेड होता है, एक तो लिटरल हो गया किसी भी चीज की शाब्दिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग, और एक हो गई उसकी इंप्लाइड मीनिंग, फिगरेटिव मीनिंग या मेटाफोरिकल मीनिंग, मतलब जिसको भावार्थ बोलेंगे या अलंकारिक बोलेंगे। हम हमेशा फ्रेजल वर्ब के भावार्थ में जाते हैं, उसके भाव को समझते हैं, लिटरल मीनिंग में नहीं जाते हैं। मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूं, अगर एक फ्रेजल वर्ब है लुक अप, तो हम इसके कभी भी लिटरल मीनिंग में नहीं जाएंगे। लुक अप का मतलब ये नहीं होता ऊपर देखो, लुक अप ऊपर देखो, नहीं, लुक अप का मतलब होता है टू सर्च, किसी भी चीज को सर्च करना, ढूंढना, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होते हैं फ्रेजल वर्ब के, हम केवल इसके भाव को समझते हैं, मेटामॉर्फिकल मीनिंग को समझते हैं। अगर मैं दूसरा बोलूं तो लुक इनटू, ये हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है, लुक इनटू किसी चीज के अंदर देखना, नहीं, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। जैसे द पुलिस वाज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मैटर की जांच पड़ताल कर रही थी। तो फ्रेजल वर्ब बने कैसे, वर्ब के साथ जब हमने प्रेपोजिशन ऐड किया तो फ्रेजल वर्ब बना। जब हमने प्रेपोजिशन को चेंज किया, पहले अप था फिर इनटू कर दिया, वर्ब सेम रही, लेकिन जब हम पीछे के प्रेपोजिशन को चेंज करते रहते हैं तो नई नई फ्रेजल वर्ब बनती रहती है। और फ्रेजल वर्ब की कभी लिटरल मीनिंग नहीं होती है, इनके हम भाव को समझते हैं। तो यही हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, ये इसका बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट था वही चीजें तुम्हें मैंने बताई। देखो जो हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, एग्जाम में इनसे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो उस पे हमेशा आता ही है एग्जाम में, और ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, काम आते हैं। तो इसीलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं को और अच्छे से जानेंगे। ये इसका बेस था फ्रेजल वर्ब होते क्या है, अब इनके बारे में जानते हैं, इसे याद कैसे रखते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम में आते हैं हमेशा, उन्हीं को जानते हैं ताकि हमें पता चले और इस बार हमारा एग्जाम निकले। अब ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं, चलो इनके बारे में जानते हैं। पहला है ब्लो अप। ब्लो अप इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड, फटना। ये फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, ब्लो अप, उसके बाद उसका मीनिंग हमको गिवन है एक्सप्लोड, और उसके बाद एक सेंटेंस गिवन है जिसमें फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब हमको फ्रेजल वर्ब भी पता चला, मीनिंग भी पता चला, और एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है वो भी पता चला। तो हर चीज तुम्हें मिल गई है, इसको समझते रहो, नोट डाउन करते रहो। तो ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड, फटना। इसको सेंटेंस में कैसे करेंगे, यूज द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन। जो टेररिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया रेल रोड या रेल स्टेशन को फोड़ने का। ओके, अगर हम बात करें ब्लो अप की, ब्लो अप फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करें तो ब्लो अप, अगर हम इस अप के बारे में बात करें, जरा ध्यान से सुनना, अगर हम इस अप के बारे में बात करते हैं तो अप मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, इसके सेंस पे ये यूज होता है। अप मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना, किसी भी चीज के लेवल को बढ़ाना। किसके लेवल को बढ़ाना, अगर हम बात करें तो किसी भी चीज के वॉल्यूम को बढ़ाना, या उसके साइज को बढ़ाना, या उसके नंबर को बढ़ाना, इन तीनों के सेंस पे यूज होता है अप। अप मतलब इंक्रीज करना, या तो इंक्रीज होती है वॉल्यूम में, या तो साइज में, या तो नंबर में। देखो जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब होते हैं उनके कोई अपने मीनिंग नहीं होते हैं, तो उन्हें याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं ऐसे इंक्रीज, ताकि मतलब एक तुक्के की ही टेक्निक है ये मान लो, लेकिन बहुत इजी है। अगर तुम इस क्लास को 2-3 बार देखोगे तो तुम्हें गारंटी की बात है हर चीज समझ में आ जाएगी, आराम से बस समझते रहो। तो ब्लो मतलब एक्सप्लोड करना, कोई चीज फटना, इंक्रीज होना। अगर हम एक्सप्लोड के बारे में बात करें, ये एक्सप्लोड वर्ड जो लिखा है फटना, तो एक्सप्लोड भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक्सप्लोड, एक एक्स एक प्लोड। एक्स मतलब तो होता है आउट, एक्स मतलब आउट। हमारी लाइफ में जो हमारी एक्स होती है, क्योंकि वो आउट हो चुकी है तभी तो हमारी एक्स बनी है तो एक्स मतलब होता है आउट। और प्लॉड, प्लॉड मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चलना, टू वॉक विद डिफिकल्टी। तो एक्स मतलब आउट, प्लॉड मतलब वॉक विद डिफिकल्टी। तो मतलब जब कोई चीज डिफिकल्टी से, बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है, जब कोई चीज मुश्किल से बाहर निकलेगी तो वो वही फटेगी। तो इसी से मीनिंग बना है एक्सप्लोड, फटना। क्लियर हुआ सबको। देखो वोकैबुलरी जो क्लासेस होती है, ये जो सीरीज होती है वोकैब डोज, वो इसलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि इस पे
हमारी कोई लिमिट नहीं होती है। हम कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, कितनी भी सारी मीनिंग को समझा सकते हैं, बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लासेस बेहतरीन होती है। देखो, अगर तुम केवल रटने के मैटर से आए हो तो रटने के लिए तो बहुत सारी बुकें हैं, वहां पे रट लो, तुम्हें लिस्ट पूरी दी रहती है फ्रेजल वर्ब की, ये फ्रेजल वर्ब इसकी मीनिंग, फ्रेजल वर्ब इसकी मीनिंग। लेकिन रटने से काम नहीं बनता है, हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, और अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो फिर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं हर चीज के मीनिंग के साथ साथ तो पढ़ते रहो, नोट डाउन करते रहो। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा है अप मतलब होता है इंक्रीज करना। अगर हम ब्रिंग अप के बारे में बात करें तो उसका मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक को मेंशन करना। जब हम किसी भी टॉपिक को मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप। यहां पे लिखा है सेंटेंस, माय मदर ब्रॉट अप दैट लिटिल मैटर ऑफ माय प्रिजन रिकॉर्ड अगेन। मेरी मम्मी ने फिर से उसी टॉपिक को मेंशन किया जब मैं जेल गया था। तो इसे इस बात का दुख नहीं हो रहा मैं जेल गया था, इसे इस बात का दुख हो रहा है कि इसकी मम्मी ने फिर से वो टॉपिक को मेंशन किया। तो यहां पे देखो आया है ब्रॉट अप, तो ब्रिंग की ही सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो देखो ब्रॉट अप या ब्रिंग अप इसका मतलब होता है किसी भी चीज को मेंशन करना, किसी भी टॉपिक को मेंशन करना। क्लियर है इतना? बस समझते रहो, नोट डाउन करते रहो। अच्छा, ब्रिंग अप का दूसरा मीनिंग भी है। एक तो ब्रिंग अप का मतलब था मेंशन अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक को मेंशन करना। एक ब्रिंग अप का मतलब है रेज चिल्ड्रन, बच्चे को पालना। तो एक ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। मैं अब लिख रहा हूं पालना। अच्छा, यहां पे रेज आया है, चिल्ड्रन को पालना। इट इजंट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउडेज। बच्चे को पालना आजकल इजी नहीं है। अरे भाई बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे शरारती हो गए। अरे तुम खुद को ही देख लो। तो ब्रिंग अप मतलब किसी टॉपिक को मेंशन करना पहला, और दूसरा है बच्चे को पालना, रेज चिल्ड्रन। अब यहां पे रेज वर्ड आया है। रेज और राइज ये दो वर्ड होते हैं, दोनों सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। चलो इनको जानते हैं। रेज और राइज में क्या डिफरेंस होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेज और राइज, ये दो वर्ड होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनको जरा जानते हैं। अगर हम बात करें राइज के बारे में तो राइज तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज नेचुरली तरीके से उठती है। जब कोई भी चीज नेचुरली उठती है तो तब हम राइज का यूज करते हैं। जैसे सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो सूरज नेचुरली उगता है, तो इसीलिए हम राइज का यूज करते हैं। अगर हम राइज के बारे में बात करें तो राइज फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें तो वो होती है रोज, और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी कोई चीज नेचुरली उठती है तो हम राइज का यूज करते हैं। चलो इसके एग्जांपल भी देखते हैं बड़े मजेदार तरीके से। ही रोज फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से उठा। तो नेचुरली हम उठते ही हैं नेचुरल तरीके से, तो हमने रोज का यूज किया। एक और लेते हैं, राहुल रोज फ्रॉम हर्डल्स, मुश्किलों से राहुल उठा, तो हमने रोज का यूज किया। जब भी कोई आदमी मेहनत करता है या अपने लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो तब हम राइज का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें रेस की, तो रेस का मतलब होता है पालना, और रेस तब यूज होता है जब हम कोई भी चीज पे एफर्ट करें। जब किसी भी चीज पे हम एफर्ट करते हैं तब हम रेस का यूज करते हैं। रेस हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसके सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें तो सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है रेज्ड। जब किसी भी चीज पे हम एफर्ट करते हैं तो तब हम रेज्ड का यूज करते हैं। चलो इसके भी एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, जैसे ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है। ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है। तो जब भी कोई एफर्ट करके क्वेश्चन उठाता है तो उसके लिए हम रेस का यूज करते हैं। एक और लेते हैं, रीना रेज्ड हर 3 children by herself। रीना ने अपने तीनों बच्चों को खुद से पाला। तो रीना ने एफर्ट किया खुद से, इसीलिए हमने रेस का यूज किया। अब क्लियर है सबको? तो रेस तब यूज होता है जब हम एफर्ट करके कोई सवाल उठाते हैं, या जब हम एफर्ट करते हैं किसी भी चीज में, तो उसके लिए हम रेस का यूज करते हैं। इन दोनों सेंटेंस पे हम रेस के बदले ब्रिंग अप का भी यूज कर सकते हैं।
मतलब सवाल उठाना या पालना किसी को। तो ये डिफरेंस होता है राइज और रेज में। क्लियर हुआ सबको? बस। तो ब्रिंग अप के दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी टॉपिक को मेंशन करना या तो बच्चों को पालना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कॉल ऑफ में। अच्छा, ये ऑफ है, डबल एफ है वो, कॉल ऑफ डबल एफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? लिखा है वहां पे कैंसिल करना है किसी भी चीज को, कैंसिल। अब इसे याद कैसे रखेंगे? अरे याद करना है असली तो। अरे बहुत सिंपल है। कैसे? किसी का कॉल आया, हमने कॉल को ऑफ कर दिया, ऑफ मतलब कैंसिल कर दिया। तो कॉल को कैंसिल कर दिया, ऑफ कर दिया, इसका मतलब कैंसिल करना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। कॉल को ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब याद रहेगा हमेशा, बस तुम्हें तुरंत याद हो जाएंगे अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो। एग्जाम्पल देखते हैं। दे कॉल्ड ऑफ दिस आफ्टरनून मीटिंग। उन्होंने आज आफ्टरनून की मीटिंग को, दिन की मीटिंग को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखो, कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं अगर ये है कॉल ऑफ, इसका मतलब कैंसिल करना, तो उसका अपोजिट होता है कॉल ऑन। वो लेते हैं ऑफ है तो ऑफ का अपोजिट ऑन, लेकिन ये गलत है। कॉल ऑफ का अगर हम मीनिंग बोले तो कॉल ऑफ का मतलब तो होता है टू कैंसल अ प्लान या मीटिंग। किसी भी प्लान या मीटिंग को कैंसिल करना, इसका मतलब तो होता है कॉल ऑफ। और अगर हम बात करें कॉल ऑन की, तो कॉल ऑन मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, मतलब किसी से भी मिलना। किसी से भी अगर हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो उसके लिए हम कॉल ऑन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे नहीं करना है ये ऑफ या ऑन, अपोजिट हो जाएगा नहीं। अच्छा, अगर हम एक और चीज इससे जानते हैं, अगर हम इस ऑफ के बारे में बात करें, इस ऑफ के बारे में यहां पे लिख रहा हूं, ये है कॉल ऑफ। अगर हम इस ऑफ के बारे में बात करें तो ये ऑफ जो शो करता है, ये करता है सेपरेशन का सेंस। सेपरेशन मतलब अलग होना, या डिटैचमेंट का अलगाव। सेपरेशन मतलब अलग होना, डिटैचमेंट मतलब अलगाव। अटैचमेंट लगाओ, डिटैचमेंट अलगाव। तो जो ऑफ है यह सेंस शो करता है सेपरेशन का या डिटैचमेंट का, अलग होना। तो अलग होना मतलब कैंसिल कर देना। क्लियर है इतना? तो कॉल ऑफ मतलब कॉल को ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। और कॉल ऑन मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, किसी से थोड़ी देरी के लिए मिलना। क्लियर है इतना? तो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डू ओवर। ये तो बहुत इजी है, बच्चा बच्चा कर लेगा। डू मतलब कुछ चीज करना, ओवर मतलब फिर से। तो डू ओवर मतलब कोई चीज दोबारा करना, मतलब रिपीट अ जॉब, किसी भी चीज को दोबारा से करना। रिपीट अ जॉब, डू दिस होमवर्क ओवर मतलब इस होमवर्क को फिर से करो। बहुत इजी है। अच्छा, अगर हम ओवर के बारे में बात करते हैं, याद रखना, जब भी हम ओवर के बारे में बात करते हैं तो ये ओवर हमेशा हमको सेंस देता है कवरिंग का, किसी भी चीज को ढकने का। ओवर हमेशा सेंस देता है। अगर किसी ने बेसिक ग्रामर की सीरीज देखी है और उसने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा है मेरे से, तो मैंने डिटेल में कवर किया है। ओवर हमेशा दिखाता है कवरिंग के सेंस को, ढकने के सेंस को। जैसे द स्काई इज ओवर अस, जो स्काई है, आसमान हमारे ऊपर है क्योंकि उसने हमें ढका हुआ है। तो ओवर हमेशा सेंस देता है ढकने का, ओवर। और डू मतलब करना। तो किसी भी काम को ऐसे करना कि हम उस काम को कवर कर लें, उसी को बोलते हैं डू ओवर। उसी से बना है रिपीट अ जॉब। अब याद रहेगा? तो मैं ये चीजें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो, वो चीजें याद हो। बिकॉज बाकी फ्रेजल वर्ब याद करने का और कोई तरीका नहीं है। तो यही तरीका है, हम इसके मीनिंग को समझें और एक आइडिया हमें लगे कैसे कैसे होते हैं, कैसे हम एक तुक्का टाइप का मार सकते हैं, तो वो आइडिया मिल जाए हमको। फिल आउट नेक्स्ट है। फिल आउट मतलब होता है कंप्लीट अ फॉर्म। जब तुम कहीं भी जाते हो तो वो बोलते हैं लो इस फॉर्म को फिल आउट करो, बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको याद रखना है। देखो, एग्जाम्पल लेके हमको याद रखना है। मैं कभी घर के लिए नहीं बोलता हूं याद करने को, अभी याद करवाऊंगा। ऐसा सोचो, एग्जाम्पल माइंड में सेट करो, एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करेंगे, तभी ये सेंटेंस लिखे हैं मैंने। तुम एग्जाम्पल ना अपने दिमाग में बिठाओ। तुम कहीं गए एडमिशन लेने और उन्होंने तुम्हें बोला ये है फॉर्म, इसको फिल आउट करो, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को भरो उस पर। तुम्हारा नाम क्या है, कहां तुम रहते हो, तो फॉर्म को कंप्लीट करो, इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करो। तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, जानकारी को पूरी करते हैं, तो उसके सेंस पे फिल आउट यूज होता है। क्लियर है इतना? फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेल इट इन, मतलब इस एप्लीकेशन को भरो और मेल कर दो। क्लियर है इतना? तो फिल आउट मतलब होता है किसी भी फॉर्म को पूरा करना या किसी भी जानकारी को पूरे करने के सेंस में हम फिल आउट का यूज करते हैं। अब इसी फिल आउट से दो और बने हैं फिल से, एक तो फिल अप, एक बना है फिल इन। फिल अप और फिल इन दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब होता है टू पुट
समथिंग इन अ गैप, लिख रहा हूं, टू पुट समथिंग इन अ गैप, किसी भी गैप में कोई चीज भरना, उसको हम बोलते हैं फिल अप या फिल इन। मतलब पुट मतलब फिल सम गैप, किसी गैप को भरना, कहीं पे गैप है तो उसमें कोई चीज को भरना, उसी को हम बोलते हैं फिल अप या फिल इन। एग्जांपल देता हूं याद करने का तरीका, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक है, एक स्पेस है, उसमें तुम्हें कोई चीज भरनी है, पैराग्राफ दिया है, एक सेंटेंस दिया है, एक स्पेस है, गैप है, उसमें कोई चीज भरनी है, उसी को हम फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। तो इसलिए आता है फिल इन द ब्लैंक, और उसी फिल इन द ब्लैंक को फिलअप्स के नाम से भी जानते हैं, फिलअप्स। तो फिल अप और फिल इन दोनों का मतलब सेम है, किसी भी गैप में कोई चीज भरना। तो पुट समथिंग इन अ गैप मतलब फिल सम गैप, क्लियर है इतना? और ये इसके सेंस पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चले गई, बेचारा बहुत दुखी है, अब तुम उसे सहारा देने गए तो तुम उसके गैप को ही भर रहे हो, जो चला जा चुका है उसी के गैप को भर रहे हो, तो उसके लिए भी तुम फिल अप या फिल इन का यूज कर सकते हो। तो फिल अप और फिल इन का मतलब होता है किसी गैप में कोई चीज भरना, और फिल आउट का मतलब होता है फॉर्म को कंप्लीट करना, जब हम जानकारी को पूरी करते हैं। क्लियर है इतना? अगर हम फिल अप के बारे में बात करें तो फिल अप का मतलब होता है किसी जगह में, किसी गैप में कोई चीज भरना, और उसका दूसरा मीनिंग भी होता है फिल टू कैपेसिटी, मतलब कोई चीज जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तक भरना। जैसे शी फिल्ड अप द ग्रोसरी कार्ट विद फ्री फूड, मतलब कहीं पे मुफ्त का खाना मिल रहा था तो उस लड़की ने जो कार्ट थी उसमें पूरा खाना ठूस दिया, भर दिया, उसको जितनी उस कार्ट की कैपेसिटी थी पूरा भर दिया। तो फिल अप का मतलब होता है किसी भी चीज को कैपेसिटी तक भर देना, या तो किसी गैप में कोई चीज भर देना। क्लियर है? बहुत इजी है, देखो हर चीज बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब डिस्कवर करना, जैसे हम बोलते हैं आई फाइंड आउट समथिंग या आई फाइंड आउट समथिंग बोलते हैं। तो फाइंड आउट या फाउंड आउट दोनों का मतलब होता है डिस्कवर करना। फाइंड आउट मतलब डिस्कवर करना। फिर से बोल रहा हूं, सेंटेंस बोलो मेरे साथ, आई फाइंड आउट समथिंग मतलब मैंने किसी चीज को डिस्कवर किया है। हाँ, ये होता है। अगर हम डिस्कवर के बारे में बात करें, अगर हम डिस्कवर के बारे में बात करें, यहां पे लिख रहा हूं डिस्कवर, तो तुम्हें पता है डिस मतलब होता है आउट, डिस मतलब आउट, और कवर मतलब होता है ढकना। तो जब किसी भी चीज को हम उसके पर्दा हटा देते हैं, आवरण उससे हटा देते हैं, डिस मतलब आउट, तो जब जो चीज ढकी हो उसको आउट कर दिया जाए तो उसी से बना है डिस्कवर। किसी भी चीज से पर्दा हटा देना, किसी भी चीज से आवरण हटा देना, डिस्कवर उसी को बोलते हैं। इसी से वर्ड बना है डिस्कवरी। अब अगर हम डिस्कवर के अपोजिट वर्ड के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा इन्वेंट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कवर और इन्वेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं बात बताता हूं, अगर हम बात करें इन्वेंट की, तो इन मतलब तो हमने पढ़ा है इनसाइड होता है, वेंट मतलब होता है एफर्ट लगाना। तो जब हम किसी भी चीज पे एफर्ट लगा के किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसे हम इन्वेंट बोलते हैं। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से थी लेकिन हमने केवल उसको खोजा, फाइंड आउट किया, उससे आवरण हटाया, उसको बोलते हैं डिस्कवर। तो डिस्कवर इन्वेंट दोनों में डिफरेंस है। इन्वेंट से बनता है इन्वेंशन, इसी से वर्ड बना है इन्वेंशन। किसी भी चीज का इन्वेंशन करना, आविष्कार करना। तो इन्वेंशन और डिस्कवर में डिफरेंस तुम्हें समझ पा गया है। इन्वेंशन मतलब जब कोई चीज का हम निर्माण करते हैं, खुद से कोई नई चीज बनाते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन के कॉन्सेप्ट को बनाया। क्लियर है इतना? और अगर हम बात करें डिस्कवर की, तो डिस्कवर मतलब किसी चीज को खोजना, फाइंड आउट करना। वो चीज पहले से थी लेकिन हमने उसको खोजा। आउट मतलब हटाना, आवरण हटा दिया उससे। जैसे अगर तुम जानते होंगे रखाल दास बनर्जी को, तो उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो पहले से थी, उन्होंने केवल उसको डिस्कवर किया, खोज की, आवरण उससे हटाया। तो ये डिफरेंस होता है डिस्कवर और इन्वेंट। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। गिव बैक, गिव बैक बहुत इजी है। गिव बैक मतलब रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिर से लौटा देना, उसको बोलते हैं गिव बैक। जैसे हम बोलते हैं गिव बैक माई पेन, मेरी पेन वापस करो, मतलब लौटाओ मुझे। तो गिव बैक बहुत इजी है, तुम्हें याद हो गया होगा, मतलब रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को लौटाना। देखो इस पर रिटर्न वर्ड है। अगर हम बात करें री की, आर ई री, ये प्रीफिक्स है,
ये जब भी किसी भी चीज के आगे लग जाए री, तो ये शो करता है दो मीनिंग, अगेन और बैक। तो इस री के दो मीनिंग होते हैं, अगेन और बैक, इसी में इंक्लूड होते हैं। तो जब री आ जाता है किसी के साथ, जैसे रिटर्न, तो फिर उसके साथ हम फिर से अगेन या बैक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि री का मतलब ही होता है बैक या अगेन। तो अगर कहीं पे ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, ही रिटर्न बैक होम, वो घर लौटा, ही रिटर्न बैक होम। तो अब इसमें गलती कहां पे है? गलती ये है कि जब रिटर्न आ चुका है, री आ चुका है, तो इस री का मतलब ही होता है बैक, तो फिर से इसके साथ हम बैक नहीं यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो जब री किसी के भी साथ आ जाता है तो इसका मतलब ही होता है अगेन और बैक, तो फिर से इसके साथ अगेन और बैक हम नहीं यूज करते। इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम हटा देते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे रिटर्न, तो रिटर्न के बाद हम बैक का यूज नहीं करते हैं। और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम बैक का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे हो गया रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिजुविनेट। इन सब के साथ री आ रहा है, तो इन सब के साथ हम बैक का यूज नहीं करते। क्लियर हुआ इतना? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए हर चीज तुम्हें बता रहा हूं। जो भी चीजें रिलेटेड हैं वो सब के सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसी को बोलते हैं वोकैबुलरी, असली वोकैब्डोस। नेक्स्ट है होल्ड अप। होल्ड अप मतलब किसी चीज को रोक देना, डिले कर देना। किसी भी चीज को रोक देना, डिले कर देना, हम बोलते हैं होल्ड अप, होल्ड अप फॉर अ सेकंड। होल्ड अप फॉर अ सेकंड मतलब अभी मत करो उस काम को, डिले कर दो। जैसे मैं बोलूंगा जरा 5 मिनट होल्ड करो, मैं अभी आता हूं, बोलते हैं हम 5 मिनट होल्ड करना, मैं अभी आता हूं। तो मतलब जो काम अभी हो रहा था हमने उसको डिले कर दिया कि 5 मिनट बात करेंगे, तुम जरा रुको, 5 मिनट बात करेंगे। तो होल्ड अप मतलब होता है डिले करना। क्लियर हुआ सबको? डिले करना किसी भी चीज को। आई हेट टू होल्ड अप द मीटिंग बट आई हैव टू गो टू बाथरूम। मुझे वैसे तो पसंद नहीं है मीटिंग को बाद में टालना, डिले करना, लेकिन क्या क्या करूं, नेचर की कॉल थी इसलिए करना पड़ा। तो होल्ड अप मतलब होता है डिले करना। देखो इसे याद तुम कैसे रख सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू ही रख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल ले लो, होल्ड अप, होल्ड करो 5 सेकंड या 5 मिनट में भी आता हूं। तो होल्ड मतलब डिले करना किसी भी चीज को। और होल्ड का एक और मीनिंग होता है रॉब, लूटना। तो होल्ड के दो मीनिंग हमने सीखे। एक तो होल्ड का मतलब होता है डिले करना किसी भी चीज को, और एक होल्ड का मतलब होता है रॉब करना, लूटना। जैसे 3 masked gunmen held up the security bank this afternoon। तो 3 नकाबपोश गनमैन जिनके हाथों में बंदूकें थी, उन्होंने लूट दिया बैंक को। तो यहां पे देखो आया है हेल्ड अप, आया है, होल्ड की सेकंड फॉर्म है, तो बात वही है, होल्ड अप या हेल्ड अप। तो होल्ड अप मतलब लूटना। तो 3 नकाबपोशों ने लूट दिया आज बैंक को। ये भी सही है, ठीक है भाई, अपने अपने फंडे हैं सबके, स्किल होती है भैया, लूटना भी स्किल है। लीव आउट की अगर हम बात करें तो लीव आउट मतलब होता है ओमिट कर देना। लीव आउट हटा दो, उसको ओमिट कर दो, लीव आउट कर दो, छोड़ दो। तो ओमिट मतलब होता है हटाना। ये तुम्हें पता है, जब मैंने एक्टिव पैसिव तुम्हें करवाया तो उसमें एक टॉपिक था ओमिशंस, याद है ओमिशंस? तो ओमिशंस पे मैंने तुम्हें बताया था ओमिट मतलब होता है हटा देना या छोड़ देना, इसी से बना है ओमिशन। यही टॉपिक हमने पढ़ा है, ओमिशन इन आर्टिकल्स। ओके, तो ओमिट मतलब होता है किसी भी चीज को हटा देना, लीव आउट कर देना, छोड़ दो उसको, लीव आउट कर दो, ओमिट कर दो। क्लियर है? जैसे यहां पे लिखा है यू लेट आउट द पार्ट अबाउट द पुलिस चेस डाउन एसएलएम एवेन्यू। तुमने वो पार्ट छोड़ दिया था जिसपे पुलिस ने चेस किया एसएलएम एवेन्यू को। ओमिशन मतलब होता है ओमिट करना, हटाना। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो यहां पे राहुल हैज बीन वर्किंग हार्ड मॉर्निंग। अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो इस सेंटेंस पे राहुल हैज बीन वर्किंग हार्ड, तो अगर हम इतने की बात करें तो हमें पता चल रहा है हैज के साथ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। अरे तुमने टेंस तो पढ़ा है अब मेरे साथ, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, और यहां पे मॉर्निंग आ चुका है टाइम, तो बीच में टाइम के पहले सिंस या फॉर आता है, तो हमने सिंस लगा दिया। तो हमने इस सेंटेंस पे एक चीज मिस की थी। क्या की थी? सिंस। तो इसको हमने ओमिट किया था, हटाया था।
तो अब हमने पुट कर दिया, अब सेंटेंस ठीक हो गया हमारा। राहुल हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो इसी को बोलते हैं ओमिशन, मतलब हटा देना। हमने पहले इस सिंस को हटाया था तो हमारा ये सेंटेंस गलत था, लेकिन यहाँ पे सिंस को पुट कर दिया तो अब ये सही हो गया। तो ओमिट या ओमिशन इसका मतलब होता है हटाना। ये फ्रेजल वर्ब है लीव आउट, इसका मतलब होता है हटाना। यहाँ पे लिखा है तुमने वो पार्ट हटा दिया था जिसमें पुलिस ने असाइलम को चेस किया। अच्छा, असाइलम की अगर हम बात करें तो असाइलम मतलब होता है जहां पागलों को रखा जाता है, जहां पागल लोगों को रखा जाता है उसी को बोलते हैं असाइलम, पागल खाने को। सुना है तुमने नाम? हो सकता है एक दो वहीं से भाग के आए होंगे। अच्छा, पागल अगर हम वर्ड को देखें तो पागल वर्ड बना है पा प्लस गल से, पा प्लस गल। ये गल पंजाबी वर्ड है, इस गल का मतलब होता है बात। तो पागल उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसने अपनी गल को पा लिया है, मतलब जिसने अपनी बात को पा लिया है और अपनी बात को इस तरीके से कुछ पा लिया है कि अब वो औरों की बात को पाना नहीं चाहता, तो उसी को हम पागल कहते हैं। इसी से बना है पागल। खैर आगे बढ़ते हैं। लुक ओवर, लुक ओवर मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया है ओवर जब भी आ जाए तो ये सेंस दिखाता है कवरिंग का, आवरण का, ढकने का, ओवर। और अगर हम लुक के बारे में बात करें, लुक मतलब होता है देखना, ये अटेंशन के सेंस पे यूज होता है। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना या चेक करना किसी भी चीज को, एग्जामिन करना या चेक करना। अच्छा, लुक का मतलब होता है देखना। हम इंग्लिश में देखने के लिए तीन वर्ड्स का यूज करते हैं, एक तो होता है सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच। इन तीनों का मतलब होता है देखना, सी, लुक, वॉच। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है इसको जानते हैं, जरा डिफरेंस को जानते हैं। अगर हम बात करें सी के, देखना, तो इसका मतलब होता है जब हम जनरल एक्ट के सेंस पे बात करते हैं तब हम सी का यूज करते हैं। मतलब हमारी आंखें खुली है तो हम 24 घंटे कुछ ना कुछ तो देखेंगे। जब तक हमारी आंखें खुली होगी तब तक हमें कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो जब हम केवल देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सी, देखना। जब हम कोई भी चीज देख भी रहे हैं प्लस अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो तब हम लुक का यूज करते हैं। जब हम केवल देख रहे हैं तब तो सी का यूज करेंगे। जब हम देख रहे हैं लेकिन अब हम सोच भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उस चीज को समझ भी रहे हैं, तो हम लुक का यूज करते हैं। मतलब ये आता है अटेंशन के सेंस पे। जब हम किसी चीज में ध्यान दे रहे हो तो हम लुक का यूज करते हैं। अगर हम वही बात करें वॉच के बारे में, वॉच, तो वॉच भी सेम इसी के लिए यूज होता है। जब हम किसी चीज को देखें, अंडरस्टैंड करें, मतलब अटेंशन किसी चीज में दें, तो उसके लिए भी हम वॉच का यूज करते हैं। तो लुक और वॉच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब हम किसी स्टैटिक चीज के बारे में बात करते हैं, जो चीज स्टैटिक हो, तो तब हम यूज करते हैं लुक का। मतलब जो चीज स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, अगर उस चीज को देख रहे हैं तो हम लुक का यूज करते हैं। और जो चीज मूविंग है, मूव हो रही है, मोशन में है, तो तब हम वॉच का यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है। सी मतलब तो जब हम जनरल देख रहे हैं, और लुक मतलब जब कोई चीज स्थिर है, स्टैटिक है, तब उसके लिए लुक आता है। और वॉच आता है जब कोई चीज मोशन में हो। जैसे मैं बोलूंगा लुक एट दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो, तो ये बोर्ड अभी स्टैटिक है, एक ही जगह में है, तो मैंने लुक यूज किया। लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो, तो मेरी आंखें स्टेबल है भाई, स्टैटिक है, ऐसे तो नहीं बाहर जा रही है, घूम रही है, नहीं, तो लुक का यूज किया। लेकिन अगर वही मैं मूवी की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज लुकिंग मूवी या आई वॉज वॉचिंग मूवी, क्या बोलूंगा? वॉचिंग ज्यादा बेटर है, क्योंकि मूवी जो होती है वो मोशन में होती है, स्टैटिक नहीं होती है, चलती रहती है, इसलिए हम वॉच का यूज करते हैं। आई वॉज वॉचिंग मूवी, क्लियर हुआ? जैसे वॉच माई स्टेप, मेरे स्टेप को देखो, तो इन सभी के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो लुक का मतलब होता है अटेंशन, ये दिखाता है अटेंशन के सेंस को, और ओवर मतलब कवरिंग। तो जब हम किसी चीज में अटेंशन दें, जोर दें, एग्जामिन करें, उसको चेक करें, तो इसी से रिलेटेड ये वर्ड है। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। लुक अप, लुक अप का मतलब तो मैं तुम्हें बता चुका हूं। लुक अप का मतलब क्या होता है? ऊपर देखना? नहीं, लुक अप का मतलब होता है किसी भी चीज को सर्च करना। बस, बहुत इजी है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। मेक आउट, मेक आउट मतलब क्या होता है? मेक आउट, मेक आउट मतलब किसी भी चीज को सुनना या समझना, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है?
जब हम किसी भी शब्द के अर्थ को या किसी भी चीज के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। तो जब किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की बात हो या सुनने की बात हो तो उसे ही हम बोलते हैं मेक आउट। ये वर्ड तुमने सुना भी होगा, डेली लाइफ में यूज करते हैं हम। यार मेरी लाइफ में कुछ मेक आउट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ पे नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं। रिलेशनशिप पे तुमने देखा होगा हमारे बीच बातें मेकआउट नहीं हुआ, हमारा मेकआउट नहीं हुआ। मेकआउट मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, नहीं जमी। तो जब मेकआउट के बारे में बात करें, बहुत लोगों को तो अपने पास्ट याद आ गया होगा, है ना। अरे छोड़ो उसको, इधर फोकस करो। तो मेकआउट मतलब होता है अंडरस्टैंड से। जब किसी भी चीज को हम समझते हैं तो उसके लिए हम मेकआउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, he was so far away we really couldn't make out what he was saying। वो बहुत ज्यादा दूर था तो हमें समझ पे नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा था। तो समझ पे नहीं आ रहा था मतलब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो मेक आउट मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं पिक आउट। पिक आउट मतलब क्या होता है? पिक आउट मतलब चूज करना। पिक आउट, कोई तो चीज तुम्हें पसंद आई तो तुमने पिक उठाया और आउट उसे ले लिया। तो पिक आउट मतलब चूज करना। अब याद रहेगा, याद हो गया होगा पक्का। जैसे बहुत सारी आइसक्रीम रखी है, तुम्हें एक पसंद आई, मान लो तुम्हें वेनिला फ्लेवर पसंद आया तो तुमने इसको पकड़ा और अपने पास रख दिया, तो पिक आउट। तो पिक आउट मतलब चूज। याद रहेगा, मेरे साथ बोलते रहो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, तो बोलते रहो। तो पिक आउट मतलब चूज करना। एग्जाम्पल है, शी पिक्ड आउट द गाय शी थॉट हैड स्टोलन हर पर्स। उसने उस गाय को चूज किया, उस गाय को पकड़ा जिसे उसे लगा कि उसने उसका पर्स चुराया है। बेचारा आप चुराया होगा नहीं चुराया वो बात की बात है, लेकिन लड़की ने उस गाय को चूज किया जो कि उससे लगा कि इसने मेरा पर्स चुराया है। ओके, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट लिखा है, कॉल अटेंशन टू, मतलब किसी भी चीज में जोर देना। एक और इसका मीनिंग होता है इशारा करना। हाँ, इशारा करना, पॉइंट आउट। जब हमें कोई भी चीज दिखानी होती है, कुछ चीज लेनी होती है तो हम पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे अगर हम मम्मी के साथ जाएंगे और मम्मी बोलेगी क्या चीज चाहिए, कौन सा, तो हम बोलते हैं ये वाला, बोलते हैं ये वाला, तो पॉइंट आउट करते हैं उसकी तरफ, इशारा करते हैं। कोई लड़की पसंद आ गई तो क्या बोलते हैं, ये वाली बोलते हैं। हाँ, तो ये एग्जाम्पल में भाई भटकने की बात नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ पाए। तो पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, मतलब किसी चीज में अटेंशन ग्रैब करना, उसमें फोकस करना, अटेंशन देना उसकी तरफ। ओके, पुट अवे। पुट अवे की अगर हम बात करें तो पुट अवे मतलब होता है सेव और स्टोर। किसी भी चीज को सेव करके रखना या उसको स्टोर कर देना, कहीं पे भी रख देना उसको फ्यूचर के। अब इसको याद कैसे रखें सर? तुम बोलोगे सर याद कैसे रखें? अरे तो टेक्निक बताते हैं हम। पुट अवे, अगर हम बात करें अवे की तो अवे मतलब होता है दूर करना किसी भी चीज को। भैया क्लियर है? अवे मतलब किसी भी चीज को दूर करना और पुट मतलब होता है रखना। तो पुट अवे मतलब होता है किसी भी चीज को दूर रखना। क्या क्लियर है? पुट अवे मतलब किसी भी चीज को दूर रखना। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को दूर रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है उसको हम कंज्यूम तो नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी चीज को दूर रखेंगे तो उसे हम कंज्यूम तो नहीं करेंगे। अब मान लो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, एक चॉकलेट तुमने खा ली, अब दूसरी चॉकलेट तुम्हारा खाने का मन हो रहा है। अगर तुम उसको उस चॉकलेट को अपने पास रखोगे तो गारंटी की बात है तुम खा लोगे। तुम क्या करोगे, उसे पुट अवे, दूर रख दोगे बाद के लिए, ताकि जब बाद में कभी आए मुझे भूख लगे तब मैं खाऊं। तो तुमने क्या किया, चॉकलेट को दूर रख दिया, दूर रख दिया, पुट अवे, दूर रख दिया, सेव कर दिया, स्टोर कर दिया ताकि बाद में खाऊं। अब याद रहेगा हमेशा। तो पुट अवे मतलब होता है सेव करना किसी चीज को या स्टोर करके रख देना। तुमने चॉकलेट को दूर रख दिया, अपने से स्टोर कर दिया, उसको सेव कर दिया। क्लियर है? वी पुट अवे मनी फॉर अवर रिटायरमेंट, हमने अपने पैसे बचाए हैं रिटायरमेंट के लिए। क्लियर है इतना? तो पुट अवे मतलब दूर रखना, मतलब सेव करना किसी भी चीज को। अब लास्ट के आज के जो हमारे 2 हैं इनको भी देखते हैं बड़े मस्ती के साथ। पुट ऑफ। इस पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना किसी भी चीज को। पोस्टपोन मतलब होता है टालना, टालना। जब तुम कभी मैच करने गए होंगे लाइफ में, क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, तो अगर कभी बारिश हो जाती है तो मैच पोस्टपोन हो जाता है, मतलब टल जाता है एक दिन बाद, सबको पता है। तो पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्लियर है? ऑफ मैंने बताया था इसका मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, तो उसी से बना है टालना। अगर हम पोस्टपोन के बारे में बात करें, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर हम पोस्टपोन के बारे में बात करें तो
पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद। तो किसी भी चीज को बाद में कर देना, टाल देना, उसी को बोलते हैं पोस्टपोन। अगर इसका हम अपोजिट बोले तो अपोजिट के लिए आता है प्रीपोन। प्रीपोन मतलब, प्री मतलब होता है पहले या पूर्व। तो जब हम किसी भी चीज को समय से पहले करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आता है प्रीपोन, यह है इसका अपोजिट। और पोस्टपोन मतलब बाद में, प्रीपोन मतलब पहले, पोस्टपोन मतलब बाद में। तो पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, बस इतना है। वी आस्क्ड द बॉस टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। हमने बॉस से आस्क किया, पूछा, क्या तुम मीटिंग को भैया बाद में कर दोगे, अभी कुछ काम है यार, बाद में कर लेंगे आराम से। क्या लगता है बॉस ने माना होगा, क्या लगता है? अब लास्ट जो आज का हमारा है पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना। क्लियर है इतना? पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश कर देना, सबको पता है। आउट मतलब क्या होता है? आउट मतलब दूर करना या बाहर कर देना, हटा देना, ऐसे बोल सकते हो, दूर करना या हटा देना। तो किसी भी चीज को हटा देना मतलब बुझा देना, आग को बुझा देना। इसे याद रखना, इसे एक्सटिंग्विश नहीं पढ़ते हैं, एक्सटिंग्विश पढ़ते हैं। ई से इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझा देना। तो जब आग को हम बुझा देते हैं तो हम उसके लिए पुट आउट का यूज करते हैं। मतलब पुट आउट मतलब हटा दो, उसको हटा देना, आउट कर देना मतलब हटा देना, किसी भी चीज को हटा देना। आग लगी है तो पुट आउट कर दो, बुझा दो, उसको हटा दो। हाँ, आग को ही बुझाया जाता है, प्यास को नहीं। प्यास को शांत किया जाता है, आग को बुझाया जाता है। तो पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश, बुझा देना। द फायर फाइटर्स पुट आउट द हाउस फायर बिफोर इट कुड स्प्रेड। फायर फाइटर्स ने आग को बुझा दिया, इससे पहले क्यों बढ़ती। तो माइंड में कैसे एग्जांपल याद रखोगे? द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर। फायर फाइटर्स ने आग को बुझा दिया। बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रेजल वर्ब पुट आउट। तो अब हमारे आज के फ्रेजल वर्ब हो चुके हैं कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और तुम्हें बहुत सारी चीजें तो याद हो भी गई होगी। बस अब तुम अगर 2-3 बार और वीडियो को देखोगे तो तुम्हें हर चीज समझ पे आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। देखो, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, होती इजी है, बट टाइम लगता है। जितनी बार तुम रिवाइज करोगे, तुम्हें पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को देखोगे, तुम्हें हर चीज क्लियरली समझ पे आ जाएगी। तुम मेरे साथ कुछ टाइम तक जब पढ़ते रहोगे फ्रेजल वर्ब, तो ये मेरी गारंटी है एक्सपर्ट बन जाओगे। बाकी जो दुनिया में बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट मेथड है, उन्हीं से मैंने तुम्हें करवाया है और उन्हीं से हमेशा मैं करवाता हूं। यही मेरा प्रयास रहता है। देखो, वो क्या रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। मजेदार अगर तरीके से हम पढ़ें तो हर चीज बहुत ही इजी है और पॉसिबल है भाई, हर चीज पॉसिबल है, बहुत इजी है। बस अब तुम्हारे एक ही काम है, वीडियो को 2-3 बार देखो, रिवाइज करो और जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, नोट्स बनाओ। और बाकी जो भी हमने किया है वो तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करना, चैनल में जाना, उसको ज्वाइन करना और जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी पीडीएफ, पीपीटीज सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलती है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, जो भी वैल्यू मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं। अब तुम भी मेहनत करो और जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनको रिवाइज करते रहो, मस्ती के साथ पढ़ते रहो। देखो, अगर रटने की बात है तो तुम कहीं से भी रट सकते हो, बुक्स सारी भरी हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट स्टडी करो, सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ो। तो वही मेरा प्रयास है और वही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तुम्हारे 20 फ्रेजेस काफी हैं, बिकॉज ज्यादा नहीं होना चाहिए वो लोग, इतना तुम पढ़ सकते हो एक दिन। अगर तुम्हें सच में आज की वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट पसंद आए, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे आने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कहीं मिस ना हो जाए। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं दिखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना, अरे उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं